6. Soil formation. We have completed till the depositional landforms. Today we are going to continue soil formation. Soil formation. Soil means होता है मिट्टी and formation means उसके बनने की प्रक्रिया. How the soil is formed. किस तरह से soil बनती है. Okay. तो आप लोग जान लीजिए soil is formed by the physical, chemical and biological changes that takes place continuously in the soil layer. Soil का निर्माण physical, chemical and biological changes के कारण होता है जो कि continuously उसके soil layer के अंदर होते रहते हैं. पेज नंबर 33. ओके. फिजिकल चेंजेस उसके रूप में चेंज करता है, केमिकल चेंजेस उसके केमिकल्स में चेंज करता है, जिसकी वजह से कहीं पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, कहीं पर रेड सॉइल पाई जाती है, कहीं पर लैटेराइट सॉइल. ओके. बायोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर ह्यूमस वगैरह का चेंज करता है. ये कंटिन्यूस चेंजेस जो होते रहते हैं उसकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. ओके. स्टेज 1 वो स्टेज होती है व्हेन द सॉइल फॉर्मेशन बिगिंस. स्टेज 1 वो स्टेज है जहां पर सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बनना शुरू होता है. और सॉइल फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? विद द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. जब रॉक्स टूटने लगते हैं तब सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. सरफेस के ऊपर रॉक्स, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन की स्टार्टिंग, बिगिनिंग. ओके. एंड ये प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, दिस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग. क्लियर? ब्रेकिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे पीसेस में. क्लियर एवरीबडी? समझ में आ गया? यस विनीत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम जो मैम आपने मैम आज मैम स्क्रैप का मैम सेंड किया था मैम, मैं उसमें तो मैम डिपोजिशनल वर्क में तो मैम मोर आंसर आ रहा है मैम डिपोजिशनल वर्क में तो मोर आंसर आ रहा है मैम केवल. Listen. I have sent you the work of scrap. In that आप देखिए आपके पेज नंबर 30-31 से यहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, सी आर्च, सी स्टैक, सी केव्स, इनके जो डायग्राम्स बने हुए हैं ये आपको इरोजनल में लगाने हैं. ये वाटर के हैं या वेव्स के हैं. ठीक है. और वेव्स का डिपोजिशनल आता है आपका बीचेस. एंड अगर विंड की बात करो इरोजनल में तो 2 टाइप्स के हैं, मशरूम रॉक्स और डोमिशल्स. इनकी फोटो लगानी है. और डिपोजिशनल में सैंड ड्यून्स और लॉस इसकी लगानी है. ओके. समझ में आ गया? तो आपको एयर यानी विंड और वाटर वो वेव्स से शो हो रहे हैं, उन दोनों की डिपोजिशनल और इरोजनल वर्क की पिक्चर्स आपको पेस्ट करनी है स्क्रैप में विद देयर नेम्स. नाउ कम्स द सेकंड स्टेज. हमने स्टेज 1 समझ ली. स्टेज 1 वो स्टेज थी जहां पर सॉइल बनना स्टार्ट होती है. स्टेज 2 इज द लेयर व्हेन द ऑर्गेनिक डेवलप्स. ओके. ड्यू टू वेदरिंग, जितना ज्यादा वेदरिंग का प्रोसेस होता है तो उस ऑर्गेनिक लेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. जिसके अंदर बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स ये स्टार्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस. ठीक है. यानी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, ये धीरे धीरे सॉइल में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और ये ह्यूमस का रूप ले लेते हैं. ओके. जिससे कि सॉइल फर्टाइल होना स्टार्ट होती है. फिर थर्ड स्टेज आती है. थर्ड स्टेज में जो ये ह्यूमस जो सेकंड स्टेज में बनना था, इट हेल्प्स लूज सॉइल्स ग्रेन टू स्टे टुगेदर एंड आल्सो मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल. जो ह्यूमस जो सेकंड स्टेज में बनना स्टार्ट हुआ वो ह्यूमस थर्ड स्टेज में आकर सॉइल को फर्टाइल बना देता है और सॉइल को लूज रहकर उसके अंदर वाटर की कैपेसिटी को होल्ड करने की मात्रा को बढ़ाता है, दूसरे मिनरल्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है.
ठीक है, तो जिससे कि सॉइल काफी फर्टाइल हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट इज द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे वेरियस सेक्शंस। सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल section through the soil revealing the successive layers down to the bedrock। आप स्टार्टिंग जहां हम रहते हैं क्रस्ट से लेकर अंदर तक, बिल्कुल अंदर अंदर तक, जहां तक पत्थर नहीं आ जाते वहां तक, उस लेयर को जहां पत्थर आ जाते हैं उसको हम कहते हैं बेडरॉक। वहां तक की जो लेयर्स बाय लेयर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, as the soil develops in an area it consists of different kinds of layer। जैसे जैसे soil अलग अलग layers में डेवलप होती जाती है वो अलग अलग तरह का लेयर्स बनाती जाती है। ठीक है, आप लोग डायग्राम देखिए बुक के अंदर। इन दिस डायग्राम you can see there is organic layer, top soil, subsoil, parent material and bedrocks। ओके, इस लेयर के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा है ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर क्या होती है? इसको हम टॉप लेयर भी बोलते हैं। ओके, इसको हम टॉप सॉइल या फिर सरफेस सॉइल भी बोलते हैं। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। ये जो लेयर है ये फाइन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, टॉप सॉइल हमारी ये फाइन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इट मूव्स, इट इज मोर फर्टाइल एज इट कंटेन्स मोर ह्यूमस, मिनरल्स, सॉल्ट एंड वाटर। ये ज्यादा फर्टाइल होती है ये वाली टॉप सॉइल हमारी, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस भी ज्यादा होता है, मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं और सॉल्ट और वाटर की मात्रा भी इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, इसी लेयर में जो हमारे एग्रीकल्चर करते हैं हम, प्लांट्स जो लगते हैं वो इसी लेयर में ग्रो होते हैं। ठीक है, टॉप सॉइल से ऊपर है ये ऑर्गेनिक लेयर जिसमें ग्रो करते हैं, तो उनकी जो रूट्स हैं वो इस टॉप सॉइल तक आती हैं। तो इस टॉप सॉइल से जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स और ह्यूमस को लेते हैं जो और ग्रो होने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आती है हमारी सबसॉइल। दिस सबसॉइल, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये लेयर का कलर अलग है और इधर हल्का है। ठीक है, ये जो सबसॉइल होती है ये टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ कोर्स पार्टिकल दैट हैव नॉट बीन फुली वेदर्ड एंड डिकम्पोज। ये जो सबसॉइल होती है ये कोर्स पार्टिकल से बनी होती है। कोर्स पार्टिकल्स मींस थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसमें मिट्टी के, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स नहीं होते, थोड़े बड़े बड़े पीसेस होते हैं सॉइल के, ढेले टाइप के, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से वेदर्ड या फिर डिकम्पोज नहीं हुई है। ठीक है, ये जो लेयर है आपकी ये पूरी तरह से वेदर्ड या डिकम्पोज नहीं हुई है, यहाँ तक पानी की मात्रा अच्छे से नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से ये लेयर सबसॉइल कहलाती है। as it does not contain much organic matter it is not as fertile as topsoil। इस लेयर के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलिटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं आते हैं। ओके, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स इस लेयर में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये लेयर बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन सी देयर आर पेरेंटल मटेरियल्स। इसके बाद जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं पेरेंटल मटेरियल्स। ठीक है, सबसॉइल के नीचे, बिलो द सबसॉइल वेरी लिटिल वेदरिंग ऑफ रॉक्स हैज टेकन प्लेस। बहुत कम वेदरिंग होती है सबसॉइल के नीचे, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर एयर रेन का या हवा का यहाँ पे नहीं पड़ता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो सॉइल है वो बड़ी बड़ी ढेलों में होती है। ठीक है, एंड दिस जोन इज ऑलमोस्ट सॉलिड रॉक। ठीक है, ये जो लेयर है इसमें मिट्टी भी होती है और बड़े बड़े टीले भी होते हैं, मतलब ढेले होते हैं, सॉइल के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो इसीलिए इसको पेरेंटल मटेरियल कहते हैं। यानी हो सकता है इन, पहले तो इन रॉक से मिलकर ये बनती है, उसके बाद इनसे ये बनती है। ठीक है, तो इससे सबसॉइल का निर्माण हुआ और सबसॉइल से टॉप सॉइल का निर्माण होता है। फिर आते हैं बेड रॉक्स। बेड रॉक्स पूरी तरह से सॉलिड रॉक्स होते हैं, जो कि पूरी तरह से बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं होता है यहाँ पे, कोई भी मटेरियल से मिनरल्स नहीं होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल पूरी तरह से ये रॉकी एरिया होती है।
और जब हम कभी खुदाई करते हैं तो एक लेयर ये लेयर जब आ जाती है तो उसके बाद हमारे जो मशीनरीज हैं जो हम खुदाई के लिए यूज करते हैं, जैसे समर लगाते हो, तो यहाँ पर आने के बाद वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाती है। इस लेयर के बाद हो सकता है कि वो ना जाए अंदर, ठीक है, और ज्यादा हम गहरे ना खुदाई कर पाए। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर हुआ ये पूरा सॉइल प्रोफाइल था जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स के बारे में स्टडी किया। ध्यान रखो, जितनी भी आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हो वो सब टॉप सॉइल में करते हो। उसके बाद सब सॉइल आती है, फिर पेरेंटल मटेरियल है। पेरेंटल मटेरियल में जो रॉक्स जो सॉइल पाई जाती है वो कम ह्यूमस और फर्टाइल होती है, और यहाँ पर ये कोर्स होती है, ठीक है। यहाँ पर रॉक्स पाए जाते हैं इस लेयर के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये रॉक्स के साथ मिलकर होती है पेरेंटल रॉक्स। और उसके बाद जो बेड रॉक्स है उसमें सिर्फ रॉक ही रॉक पाए जाते हैं, सॉइल की मात्रा ना के बराबर होती है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आपको पता है एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। सॉइल इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनती है, टाइम लगता है। पहले रॉक्स टूटते हैं बड़े पीसेस में, फिर छोटे पीसेस में, फिर हवा, मिट्टी, प्रेशर के कारण, सनलाइट के कारण, रेन के कारण वो धीरे 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 ब्रेक होते हैं, ठीक है। जो प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, उससे वो ब्रेक होते हैं और फिर धीरे धीरे सॉइल का निर्माण होता है। विंड, एयर या रनिंग वाटर, इनको हम नेचुरल एजेंट्स बोलते हैं जो मदद करते हैं सॉइल को बनने में। तो नेचुरल एजेंट्स जैसे कि वाटर, रनिंग वाटर, विंड, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे इम्प्रॉपर प्लोइंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स डिस्ट्रॉयज द सॉइल कवर इन मैनी एरियाज। बहुत सारी एरियाज ऐसी हैं जहां पर हमारी ऐसी एक्टिविटीज के कारण, जो कि सही नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, उन एक्टिविटीज की वजह से हमारा सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। जैसे रनिंग वाटर, मान लीजिए पानी अगर कहीं से बहते हुए जाता है तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जहां से भी वो निकल के जाएगा वो अपने साथ उस जगह की सॉइल को बहाकर ले जाएगा, ठीक है। अंशुल सामने बैठिए कैमरे के। गगन, आप क्यों नहीं नजर आ रहे हो? गगन प्रॉपर बैठिए, वीडियो प्रॉपर करो गगन। बेटा कुछ रखा मत करिए उसके सामने, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, ओके। तो रनिंग वाटर एक कारण है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, या फिर पर्टिकुलर प्लेस की मिट्टी हट जाती है या बह जाती है। सेकंड है विंड, तो जब भी हवाएं तेज चलती हैं तो वो अपने साथ पर्टिकुलर प्लेस की सॉइल को लेकर जाती हैं, ठीक है। थर्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी हम ह्यूमन बींग्स की कुछ इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमारे सॉइल को हम प्रॉपर रख सकें, लेकिन हम उन्हें फिर भी करते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल को प्रभाव पड़ता है। जैसे प्लोइंग, अगर हम इम्प्रॉपर प्लोइंग करते हैं, प्लोइंग मतलब हल खेत जोतते हैं या हल चलाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सॉइल है अगर हम उसे प्रॉपर ना करें तो पानी जब भी हम उस खेतों में भरेंगे तो उसकी वजह से वो सॉइल बह जाएगी। लेकिन अगर हम उसे प्रॉपर करते हैं तो वो उसी क्यारी में रहेगी जिसमें हम चाहते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है पेड़ों को काटना, ठीक है। जितने ज्यादा पेड़ हम काटेंगे उतना ज्यादा हम सॉइल इरोजन को बढ़ावा देंगे। सॉइल इरोजन होता ही इसीलिए है क्योंकि जो ट्रीज हैं उनकी जो रूट्स हैं वो जकड़ के रखती हैं मिट्टी को, ठीक है, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। लेकिन अगर हम ट्रीज को काट देते हैं तो उसकी वजह से वो जो सॉइल है वो बहती है, ठीक है, वो अपनी प्लेस छोड़ देती है, रूट्स पकड़ कमजोर हो जाती है रूट्स की, तो जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बह जाती है। फिर है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, यानी एनिमल्स ओवर ग्रेज करते हैं पर्टिकुलर प्लेस पर ही, एक ही जगह पर जब वो ग्रेजिंग करते रहते हैं तो उस जगह की ग्रास या प्लांट्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो वहां पर भी जो रूट्स हैं वो अपनी पकड़ को खोते हैं, तो जिसकी वजह से सॉइल कवर डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्लेसेस में सॉइल कवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये एक कारण है
सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन अकर्स when man and the forces of nature removes the top layer of the soil faster than the soil forming process. Soil erosion जब होता है जब human activities या फिर फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी फोर्सेस ऑफ नेचर मतलब वाटर या विंड या ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लो अचानक बाढ़ आ जाए, अचानक साइक्लोन आ जाए या अचानक बहुत तेज आंधी आए, तूफान आए, तो मिट्टी तो उड़ेगी ना, मिट्टी बहेगी, ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी चीजें जो मैन ओरिएंटेड हो या फिर नेचुरली हो, वो रिमूव कर देती हैं टॉप लेयर को सॉइल की फास्ट, ठीक है। तो इस देन द जिसकी वजह से जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का वो धीरा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस हमेशा ही स्लो है, ठीक है। तो जितनी जल्दी सॉइल बन नहीं पाती, उससे पहले वो बह जाती है या उड़ जाती है, तो सॉइल इरोजन होता है। सिंस सॉइल इज such a valuable gift of nature, we should do everything we can do to conserve it. Soil एक बहुत valuable, बहुत important gift है नेचर के द्वारा जो हमें प्रोवाइड किया गया है, तो हमें इसीलिए सॉइल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। अब कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, हमें ओवर ग्रेजिंग को चेक करना चाहिए, मीन्स हमें ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को रोक देना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि एनिमल्स एक ही प्लेस पर ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, एनिमल्स एक ही जगह पर चरते हैं, घास खाते हैं, तो उस जगह को हमें चेंज करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा एक ही जगह पर हम उन्हें ग्रेज करवाएंगे तो उस जगह पर ग्रासेस उग ही नहीं पाएंगी। कम से कम 4-5 दिन का टाइम मिलना चाहिए ना, तभी तो उस जगह पर दोबारा से घास आती है। कम से कम 4-5 दिन बोला है मैंने, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा का अगर हम टाइम देते हैं तो उस जगह की फर्टिलिटी को हम बनाए रखेंगे, क्योंकि ग्रास दोबारा से वहाँ आ जाती है और सॉइल भी एरोजन होने से रोकी जा सकेगी, ठीक है। सेकेंड है एंश्योरिंग अफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लोग लगाएं, ठीक है। हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अफॉरेस्टेशन करें, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। जितने ज़्यादा हम अफॉरेस्टेशन करेंगे, हम हेल्प करेंगे अपने एनवायरनमेंट को, सॉइल को प्रोटेक्ट करने में और सॉइल इरोजन को कंजर्व करने में, ठीक है। क्योंकि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल is protected with the afforestation. Next, good agricultural practices should be used. हमें अच्छी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को यूज करना चाहिए, जैसे कि काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग क्या होती है? काउंटर प्लोइंग होती है जिसमें हम क्यारियां बनाते हैं, ठीक है। हम खेत में ऐसे ही सिंपल पानी न लगा के हम छोटी छोटी अगर क्यारी बनाते हैं, तो सॉइल एक क्यारी में से बहकर दूसरी जगह पर नहीं जाएगी, तो इससे उस पर्टिकुलर जगह पर ही पानी भरा रहेगा और पानी बह के नहीं जाएगा। जब पानी नहीं बहेगा तो मिट्टी भी नहीं बहेगी, ओके। फिर है टेरेस कल्टीवेशन अलोंग स्लोप्स, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं वहां पर हमें टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। टेरेस फार्मिंग मीन्स सीढ़ी नुमा खेती, क्योंकि माउंटेन्स में ढलान होता है ना, तो हम उसमें अगर जैसे सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों में स्टेप्स कटे होते हैं, तो इसी तरह से अगर माउंटेन्स में भी स्टेप्स काट दें तो उससे हम सॉइल इरोजन को रोक पाएंगे। क्योंकि बेटा जब भी हम माउंटेन्स में अगर ऊपर वाले टेरेस में पानी लगाएंगे तो वो बहकर नीचे ही आएगा, है ना। लेकिन अगर जब हम टेरेस फार्मिंग करते हैं तो उनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना स्टेप्स के, उन कॉर्नर्स पर हम मिट्टी लगाकर पौधे जमा उगाते हैं, तो जिससे कि वो ना तो वाटर नीचे जाता है बह के और ना ही मिट्टी इरोज होके नीचे जाती है, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग अगर हम करें तो हमें प्रॉपर उनकी मेड़ बनानी होती है, ओके। सेकंड है, नेक्स्ट थर्ड है क्रॉप रोटेशन। व्हेन जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें क्रॉप रोटेशन एक्टिविटी अपनानी चाहिए। क्रॉप रोटेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। जैसे अभी गेहूं कर लिए, उसके बाद सरसों कर लो, फिर उसके बाद आलू लगा लो, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी मेंटेन्ड रहती है सॉइल के अंदर, अगर हम क्रॉप रोटेशन प्रॉपर करते रहते हैं तो, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना। सेम फसल नहीं ग्रो करना, बल्कि हम क्रॉप रोटेशन में दूसरी दूसरी फसलें लगाते हैं। जैसे एक फसल के बाद में दूसरी फसल, ठीक है। उसके बाद
तीसरी फसल, तो इससे जो नाइट्रोजन की फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहती है। ओके, और उससे सॉइल हमारी और ज्यादा उपजाऊ बनी रहती है। नेक्स्ट आता है सीजनेबल यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। देखो, इंसान आज ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज करता है, तो हमें केमिकल्स के बजाय पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमें टाइम टू टाइम यूज करने चाहिए और कम से कम यूज करने चाहिए, क्योंकि जब ये सॉइल में मिलते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी प्रभावित होती है। जितना ज़्यादा हो सके हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए, बायो डिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे गोबर खाद, इनको हमें यूज़ करना चाहिए, तो जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, जितने ज़्यादा हम बाजार के केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा हमारे सॉइल को प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा नुकसान किसको होगा? हमारी सॉइल को होगा, क्योंकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगी। और जो केमिकल्स होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर, जो केमिकल्स होते हैं, जब बारिश आएगी या फिर जब आप इरिगेशन करोगे तो वो प्लांट्स पे से झड़कर वो कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा, तो सॉइल के अंदर वो केमिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा केमिकल्स की मात्रा सॉइल में बढ़ती जाएगी, वो ज़रूरी नहीं है बढ़ाना, और अगर बढ़ती है तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, उस पर फर्क पड़ता है। तो हमें कम करना चाहिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज। All these measures that must be adopted to check soil erosion and promotes its conservation. ये सारे measures हमें यूज करने चाहिए ताकि हम सॉइल इरोजन को रोक सकें और सॉइल कंजर्वेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं भी पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए, अदरवाइज मैं तो पूछूंगी बाद में। एनीबडी? Anybody, if something is not understood? Nothing you want to ask? Okay, I have asked you to complete your work. Have you completed your this chapter? ये लेसन के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, तो आप लोगों ने कर लिया है तो मुझे शो करिए। क्या हुआ अब है? ललित सेजल दिखाइए लेसन। दिखाओ। अबे टेल मी, गिव मी द आंसर whether you have completed your work or not. मैम थोड़ा सा रह गया है। Why? Daily only you get homeworks in 2 subject. आपको डेली सिर्फ 2 सब्जेक्ट में होमवर्क मिलता है और आपसे 2 सब्जेक्ट का काम पूरा नहीं होता है, जबकि आप घर पे ही रहते हो। हाँ, स्कूल जब आते थे आप लोग, आपको 4-4 5-5 सब्जेक्ट में होमवर्क मिलता था। अब आप लोग 2 सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाते हो। बताइए। क्यों रुचि, काम क्यों नहीं हुआ आपका? बताओ बेटा, ये तरीके नहीं होते हैं, मुंह बिल्कुल बोलते नहीं है आप लोग, जवाब नहीं देते। जिन बच्चों का काम पूरा हो गया है इस चैप्टर का हैंड रेस करो। ओनली वैष्णवी, सिर्फ इसी ने पीडीएफ भेजी थी मुझे, बाकी किसी ने नहीं भेजी है। आज कंप्लीट करके पीडीएफ सेंड करिए। यादवी, व्हाई आर यू अनम्यूटिंग योरसेल्फ? बाकी किसी ने भी पीडीएफ नहीं सेंड करी थी?
जबकि मैं 2 दिन से लगातार बोल रही हूँ कि पीडीएफ सेंड करिए वर्क कंप्लीट करके। क्यों याद भी आपने भी पूरा नहीं किया? हमारी मैम लॉन्ग रह गए हैं। बेटा एक दिन में पूरा कर सकते हो ना। गगन कहाँ है आप? बताइए वर्क कहाँ है आपका? अंशुल, अनुज, सेजल, ललित, रुचि, बस ऐसे ही बैठे रहो। फिर लास्ट टाइम पर बोलिएगा मैम हमें ये लेसन की पीडीएफ भेज दीजिए, मैम हमें इस लेसन की पीडीएफ भेज दीजिए। अभी तो आप लोग साथ साथ काम नहीं कर रहे हो। ध्यान रखो बेटा, मेरे हाथ में नंबर होते हैं, काट लूंगी मैं आपके वक्त अगर आप लोग टाइम पे मुझे काम करके नहीं भेजेंगे तो पीडीएफ। ठीक है? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज अ डेल्टा? अनु 4, व्हाट इज अ डेल्टा? अनुज बताओ डेल्टा क्या होता है? अनुज बेटा कुछ भी बताओ बताओ। पता नहीं गगन है। आप यू टेल मी। यस अनुज। Ma'am, landform formed on the river when it breaks and it divides into different tributaries like Ganga and Yamuna. Okay. When it breaks into different parts. सीधे बोल सकते हो आप। When a river falls in the sea, it breaks into different parts and forms a delta. डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जब रिवर ओशियन में गिरती है, वो ब्रेक हो जाती है कई पार्ट्स में और वो एक डेल्टा बनाती है। ओके प्रगति, यू टेल मी व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर सैंड ड्यून्स? प्रगति, ये लेसन जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसके बाद हम पूछेंगे ना क्वेश्चंस। बोलो प्रगति। Ma'am, these are the hills formed by sand. Okay, good. These are very these are the hills that are formed by sand. और ये किस एक्शन की वजह से होते हैं? सैंड अपने आप तो उठ के नहीं जाती है ना, किससे बनते हैं ये? किसके प्रेशर से बनते हैं? Ma'am, soil erosion. सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किन के कारण होता है? सैंड ड्यून्स बनने के लिए किस प्रकार का सॉइल इरोजन जरूरी है? कौन सा फैक्टर है जो सॉइल इरोजन करता है? बोलो प्रगति, आई एम आस्किंग यू। सैंड ड्यून्स कहाँ पे बनते हैं प्रगति? Ma'am, deserts. डेजर्ट्स में ना, तो डेजर्ट्स में कौन सा फैक्टर होगा? डेजर्ट्स में विंड। विंड उड़ती है जिसकी वजह से सैंड भी उड़ती है और सैंड ड्यून्स बनते हैं। अंशुल आप बताइए व्हाट इज वेदरिंग? अभी अभी बताया था मैंने वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? बताइए अंशुल। व्हाट इज वेदरिंग अंशुल? अभी बताया था मैंने। वैष्णवी आप बताओ। Ma'am, the process of disintegration and decay of solid rocks is called weathering. यस अनुज 4 चले गए हैं, इनकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी आज। आप लोग सभी सुन लीजिए ध्यान से और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बता देना। अटेंडेंस 2 बार लगती है, ऐसा नहीं है शुरू में क्लास अटेंड करी और उसके बाद क्लास लेफ्ट कर दी, अटेंडेंस नहीं जाएगी उनकी। यादवी, यू टेल मी व्हाट इज इरोजन?
Ma'am, the process in which soil is moved by the wind action. Only wind. The wearing down of rocks by agents of degradation and transportation of the eroded material. Wearing down of rocks यानी rocks का टूटना by the agents of degradation and transportation. उन agents के द्वारा जो degrade यानी उनको तोड़ने में और transportation यानी transport करने में मदद करते हैं. किसका? eroded material का, यानी जो भाग टूटा है या झड़ा है उसको erode करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसे कहते हैं erosion. Sejal can tell her what is gradation. Sejal, what is gradation? बताओ सेजल, what is gradation? ललित आप बता सकते हो? बताओ बेटा, what is gradation? Leveling of the Earth's surface through agents like wind, wind waves, glacier, etc. ओके फाइन, हिंदी में बताओ इसे, क्या होता है ग्रेडेशन अपने शब्दों में. ललित हिंदी में बताओ अपने शब्दों में. ये तो बुक में से पढ़ के बोल दिया आप. समझ में तो आया होगा ना क्या होता है ग्रेडेशन? अभी इंग्लिश में से देख के बुक में से बोल दिया आपने. बताइए हिंदी में. बोलो ललित, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो उसे. ललित यू शुड एटलीस्ट ट्राई करो, बोलो. तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते हो बेटा, कैसे सीखोगे फिर? कोशिश भी नहीं करना चाह रहे हो. कोशिश करो, बोलो. मैं कोई मार नहीं लगा रही हूँ आपकी, बोलिए. बोलो ललित. बेटा बहुत गलत बात है अगर ट्राई भी नहीं कर रहे हो तो. ट्राई तो करो उसे बोलने की. सेजल आप बोलो, व्हाट इज ग्रेडेशन? अंशुल आप बताओ. व्हाट इज ग्रेडेशन? अंशुल कैमरा नीचे करिए. अंशुल बोलो. जो बच्चे ट्राई भी नहीं करना चाहते फिर वो नहीं सीख पाएंगे ऐसे. जब तक हम कोशिश नहीं करते हैं किसी चीज को करने की, हम उसे सीख नहीं पाते हैं. मैंने आपसे सिर्फ उसे अपने शब्दों में बोला है बोलने के लिए. आपने एक प्रॉपर लैंग्वेज बता दी मुझे ग्रेडेशन की, लेकिन अपने शब्दों में तो बताओ. वैष्णवी आप बताइए व्हाट इज ग्रेडेशन? मैम, हम तब भी मैम जो अर्थ का मैम जो सरफेस है मैम तब भी उसकी लेवल बढ़ जाती है मैम, रिवर्स की या फिर मैम जो ओशियंस में सी वेव्स होती हैं मैम उनकी वजह से, तो मैम उस प्रोसेस को ग्रेडेशन कहते हैं. थोड़ा सा गलत है. लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ सरफेस को लेवल करना बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड या सी वेव्स के द्वारा, वो कहलाता है ग्रेडेशन. यानी अर्थ का जो सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ चेंज लेकर आना. जैसे लेवल करना, जैसे रिवर्स अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, फिर वो मिट्टी अर्थ सरफेस के ऊपर जमा हो जाती है ना. ठीक है, तो जिन जगहों पर कम है मिट्टी वहां पर जमा हो जाएगी तो लेवल हो गया वो. या फिर ये काम ग्लेशियर्स कर सकते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स में से स्नो निकलती है, रिवर्स भी निकलती हैं. विंड के द्वारा हो सकता है. विंड जब उड़ती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर जाती है, तो वो दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाती है, तो वहां पे लेवल हो जाता है.
या फिर उस जगह से उठा के किसी और जगह ले जाए। इस तरह से जो अर्थ सरफेस है उसको बनाने का काम करती हैं सी वेव्स, विंड्स या ग्लेशियर्स या रिवर्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेड। ओके, लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेडेशन। समझ में आया? नेक्स्ट इज Yes, मोरेन्स। ma'am. मोरेन्स क्या होते हैं बताइए प्रगति, व्हाट इज मोरेन्स? बताइए प्रगति, व्हाट आर मोरेन्स? प्रगति बताओ, व्हाट आर मोरेन्स? Ma'am, it is the material carried by glaciers